हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल नंबर 2। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो फिर उसका क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल हमने कैलकुलेट किया था, और साथ साथ में डाइपोल से थीटा जितने एंगल पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका कैलकुलेशन भी किया था। हालांकि वो तीसरा जो टॉपिक था उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और शुरुआत ही करते हैं पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में, राइट। शुरुआत करते हैं पोटेंशियल से। चलिए, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर। यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि प्लस क्यू जो है वो ए पोजीशन पे है, माइनस क्यू जो है वो बी पोजीशन पे है। ये R1 पोजीशन वेक्टर है, ये R पोजीशन वेक्टर है, और ये R2 भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट P है, आप सब जानते हो, इट इज ऑलरेडी रिटन, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। चलो, तो ये पॉइंट P है, यू कैन सी दैट। अब क्या करना है मुझे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल का पोटेंशियल क्या होगा, तो कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वहां पे, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले लेट पॉइंट P situated at a distance R, making angle theta with respect to dipole। ओके, ये वेक्टर R है। चलो अभी क्या करेंगे, therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड देन पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस। चलो, पोटेंशियल एट P जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो Q है, और Q क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड हो तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल हो तो के क्यू बाय आर। के होता है 1/4πε0 एंड देन क्यू बाय आर। तो ये हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2, माइनस क्यू अपॉन R2 करना है, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकल जाएगा, एंड जो अंदर बचेगा वो होगा 1/R1 माइनस 1/R2, एंड दैट्स इक्वेशन नंबर 1। दैट्स इक्वेशन नंबर 1, यू कैन सी दैट। ओके, सो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक मुझे ये आंसर फाइनल नहीं होगा मेरा। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/R1 एंड 1/R2, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। यहाँ पे फ्रॉम फिगर यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो मैं ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे एंगल क्या है, थीटा है। तो यहां से मुझे कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कि कोसाइन रूल यूज करना है। कोसाइन रूल क्या होता है, तो कि थीटा के आजू बाजू देखना है। तो थीटा के आजू क्या है, आर है, और बाजू क्या है, ए है। तो क्या करेंगे, आजू बाजू आर और ए है, तो आजू का स्क्वायर फिर बाजू का स्क्वायर, माइनस
ऑपोजिट का स्क्वायर, ये तरीका है उसको याद रखने का। आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आजू बाजू, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आजू बाजू, ठीक है। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला है जिसको कहते हैं कोसाइन लॉ। आपने वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जो पढ़ा है, ये वही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें कॉस को सब्जेक्ट बना दो तो क्या हो जाएगा, ऐसा दिखने शुरू हो जाएगा वो। तो उसको याद कैसे रखा जाता है, जैसे मैंने बोला आजू स्क्वायर प्लस बाजू स्क्वायर, आजू बाजू देखना है, उसके आजू बाजू कौन से साइड्स है, ठीक है। तो आजू स्क्वायर प्लस बाजू स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 टाइम्स आजू बाजू। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, देखो अब मुझे 1/r1 निकालना है, तो यहां से मुझे सबसे पहले r1 को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट अस मेक दिस r1 सब्जेक्ट फ्रॉम दिस। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ra cos थीटा। ओके, 2ra cos थीटा। चलो अभी क्या करेंगे, यहां पे r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, यहां पे ये r1 स्क्वायर, मैं यहां से r स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। ओके, और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं दोनों साइड। तो इसका स्क्वायर रूट होगा r1, यहाँ पे r स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा r, और ये होगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। स्क्वायर रूट के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे रेस टू 1/2। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूं रेस टू 1/2। तो मुझे r1 का कुछ फॉर्मूला ऐसा मिला है, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। मैं r1 की वैल्यू फिर से यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट वी कैन प्रोसीड प्रॉपरली। तो r1 की वैल्यू कुछ ऐसी है, r1 इज इक्वल टू r 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2a अपॉन r cos थीटा रेस टू हाफ। देखिए वही है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, माइनस 2a अपॉन r cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है, देखो ये r1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, और यहाँ पे r1 नहीं है, यहाँ पे r है। ओके, चलो ये हो गया यहाँ पे r1 का फॉर्मूला। लेकिन मुझे r1 नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, 1 अपॉन r1 चाहिए। सो इफ आई वांट 1 अपॉन r1 फ्रॉम दिस, क्या होगा, ये 1 अपॉन r हो जाएगा, और ये जो टर्म है उसका पावर जो है वो हाफ की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, हाफ की जगह पे वो पावर हो जाएगा माइनस हाफ। चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यूजुअली डाइपोल के लिए यहाँ पे फिगर देखिए जरा फिर से, इस फिगर से ही पता चलता है कि दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, a। दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे बस उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, as r is very very greater than a square by r square can be ignored। ओके, और उसको इग्नोर करने के बाद हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन r1 1 अपॉन r 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा रेस टू माइनस हाफ। ओके, एंड देयरफॉर 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। कैसे आया ये, क्योंकि यहाँ पे रीजन है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, करना क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम में, क्योंकि ये टर्म और ये पावर जो है वो, इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या है, x 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये उसका जनरल फॉर्म है। ये कब वैलिड है, जब x इज वेरी वेरी लेस देन हो तब, मतलब ये जो दूसरी टर्म होती है ना वो बहुत छोटी हो तो क्या करोगे 1 प्लस,
और ये पावर और ये टर्म दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी टर्म छोटी कैसे है, तो देखो a अपॉन आर आया और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, a अपॉन आर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, एज इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल वैल्यू, हम ये बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आया दैट इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, देखो ध्यान से वापस चलते हैं। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, AOP ट्राइंगल लिया था। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ए लिया था, फिर पी लिया था, सॉरी ए लिया था, ओ लिया था और फिर पी लिया था, तो ये ट्राइंगल लिया था। लेकिन अगर मैं OBP ट्राइंगल ले लूं, OBP ट्राइंगल, तो क्या होगा, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल OBP, ओके, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख देना है, यू डोंट हैव टू डिराइव इट। 1 माइनस a अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, इसको नंबर 3 देते हैं। ये एक नंबर नहीं है, इसको 2 नंबर देना है, क्योंकि पहले एक नंबर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देखो ये वाला इक्वेशन जो है वो एक नंबर वाला इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, ये 2 और 3 नंबर वाले इक्वेशन की जो वैल्यू है वो एक नंबर वाले इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो 1 अपॉन R1 की जगह पे क्या आएगा, 1 अपॉन आर 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा, और यहां पे ये आएगा 1 माइनस ए बाय आर कॉस थीटा। ओके, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन आर कॉमन निकल जाएगा, सो 1 अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा, फिर -1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और अंदर बचेगा 2a अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, अंदर जो बचेगा वो होगा 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये q है और ये क्या है, 2a। तो q और 2a का प्रोडक्ट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है p। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 में अलग रखता हूं, q इंटू 2a को p बोलता हूं, उसके साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे r इंटू आर होके क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल। ओके, so I can just say this is potential of dipole. Okay, this is potential of a dipole. समझ में आया potential of a dipole perfectly। चलो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको कुछ समझना है। देखो, ऑन एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो पीछे फिगर देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट P को मैं इस एक्सिस पे लेके आता हूं कहीं पे भी, दिस इज द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ओके, तो क्या होगा, आप सोचो, P इस तरफ चला जाएगा 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 और ये एंगल छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा, एंड फाइनली जब P एक्सिस पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा,
उसका जो एंगल होगा वो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर ये पॉइंट पी अगर डाइपोल की कोई एक्सिस पे इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, तो ये एंगल भी छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड देन थीटा विल बी 0। ठीक है, और ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई पूछे इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे है। देखो ये लाइन जो है ना, इक्वेटोरियल लाइन है। चलो मैं बना देता हूँ, ये जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर P आ जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था इजीली। ओके, तो ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल थीटा क्या हो जाता है, 0, और ऑन इक्वेटोरियल लाइन वो हो जाता है 90। बस, तो उसके केस में यहाँ पे अपना क्या आंसर मिलेंगे देखते हैं। ऑन द एक्सिस थीटा इज 0, राइट? तो अगर थीटा 0 है तो, अगर थीटा 0 है तो क्या होगा, अगर थीटा 0 है तो रखो, चलो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। सो यहाँ पे आपको v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 p/r² मिल जाएगा। ओके, ऑन द एक्सिस। फिर दूसरा केस क्या होगा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा इज गोइंग टू बी π/2, और जैसे ही थीटा π/2 हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि कॉस थीटा पे ये पोटेंशियल डिपेंड करता है, और 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई, 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसलिए यहाँ पे डाइपोल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ये है ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, और यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली दैट इज पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। और थीटा एंगल पे पोटेंशियल कितना होगा वो आपने यहाँ पे देख लिया है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आया परफेक्टली कि नहीं समझ में आया, बताओ, चलो जल्दी से मुझे बताओ। इजी है ये, यहाँ पे सिर्फ आजू बाजू रूल, कोसाइन वाला रूल याद करना है। अगर कोसाइन वाला रूल आपको याद आ गया, काम खत्म हो जाता है। चलो अभी क्या करेंगे, इसके बाद इसी प्रॉब्लम को एक दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो कैसे है, तो ये तो सब कुछ सेम है। हियर पॉइंट P has position vector r, making angle theta with respect to dipole. Okay, and therefore potential at P due to dipole, देखो ये सब तो सेम रहेगा। V क्या होगा, V प्लस और V माइनस। V प्लस का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r1। मैंने Q/r1 प्लस 1/4πε0 माइनस Q/r2। ठीक है, तो Q/4πε0 कॉमन, और ये 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो वहां पे भी हमने किया था, तो इतना तो पोर्शन है ना, दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। इतना पोर्शन जो है वो दोनों में कॉमन होगा। अब क्या करना है, ओके, तो देखो फ्रॉम 1 अपने ऐसा बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू Q/4πε0। ओके, अब यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा R1 R2।
ओके, R2 माइनस R1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 R2। अब जरा देखो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं। इस पॉइंट को कहते हैं M। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया, और ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर AP इज इक्वल टू MP, एंड देयरफॉर R2 माइनस अगर R1 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, MB मिलेगा। ये पूरा R2 जो है, ठीक है, उसमें से अगर आप R1 माइनस करोगे तो इतना पोर्शन जो है वो बाकी रहेगा। ओके, इतना पोर्शन बाकी रहेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये R जो है ना, इज वेरी 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 ग्रेटर देन व्हाट, A। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और उसकी वजह से ऑल आई कैन से इज कि मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये R1 R और R2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, नियरली दे आर इक्वल। ओके, नियरली इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको, ये सारे वेक्टर्स को, ये R1 को, R को और R2 को, सबको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, ऑलमोस्ट पैरेलल कंसिडर कर सकता हूं। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान से। टेक्निकली आपको समझाने के लिए ऐसे फिगर बनानी पड़ती है, बट रियलिटी में फिगर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये R1 है, फिर ये क्या है, R2 है, और उसके बाद यहाँ पे बीच से क्या मिलेगा आपको, R मिलेगा। यू कैन ऑलमोस्ट से कि ये लाइन और ये लाइन, देखो अभी ये तीन एक दूसरे से पैरेलल ऑलमोस्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस R है ना, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट A। ये वेरी वेरी ग्रेटर देन A है। तो ऐसे सिचुएशन में ये तीनों लाइन को अपने पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं, R1 R2 और R, ये तीनों को अपने ऑलमोस्ट इक्वल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं वही यूज करता हूं। देखो यहाँ पे अगर ये तीन पैरेलल है, AP फिर OP एंड देन BP, राइट, ये तीन पैरेलल है, तो अगर अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये एंगल थीटा होगा तो अब देखो इस ट्राइंगल AMB में ये MB क्या हो जाएगा, 2A cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर फिगर से cos थीटा की वैल्यू निकालो। चलो, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी MB अपॉन हाइपो, हाइपो यानी AB, ये है हाइपो। तो हाइपो कितना है, देखो 2A है कि नहीं, तो MB की वैल्यू क्या आ गई, 2A इंटू कॉस थीटा आ गई। सो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, अगर आपको याद है तो, कि थीटा के पास वाली साइड क्या होती है, हाइपो कॉस होती है। ठीक है, मैं आपको ऐसे याद रखने की कोशिश करवाता हूं कि थीटा के पास वाली साइड जो होती है वो हाइपो कॉस होती है, और थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हाइपो साइन होती है। अगर यहाँ पे हमको AM फाइंड करना होता ना, तो हम क्या कहते हैं, हाइपो साइन, यानी 2A साइन थीटा हो जाता। तो यहाँ पे तो ये MB जो है वो 2A cos थीटा है, राइट। MB इज इक्वल टू 2A cos थीटा। चलो, ये हो गया 2A cos थीटा वाला केस। ऑल्सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऑल्सो R1 इज नियरली इक्वल टू R2 एंड दैट इज इक्वल टू R। ये तीन क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे R2 माइनस R1 की जगह पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे रखो। R2 माइनस R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, MB लिख सकते हैं। और R1 R2 और R, देखो ये तीन ऑलमोस्ट इक्वल है, तो R1 की जगह पे अगर मैं R लगता हूं, लिखता हूं, और R2 की जगह पे भी अगर मैं R लिखूं, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं भाई, समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, और बस आपको क्या करना है, अब MB की जगह पे वैल्यू डाल देनी है। तो वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। MB की जगह पे क्या लिखो आप, 2A cos थीटा लिखो, और नीचे क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। अब देखो ये Q है, ये 2A है, Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, और इसकी वजह से P का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी V का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0,
P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर मुझे मिल चुका है भाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पे इसको करने के लिए इस फिगर में बहुत सारा परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट एजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेथड 2 है, ओके। पहली मेथड टेक्स्ट बुक वाली है, ये दूसरी मेथड है जो थोड़ी सी क्या है, छोटी मेथड है। ओके गाइस, समझ में आया पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल कैसे निकालते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। इसमें क्या है, देखो मेरे पास एक Q0 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1 कूलम। उसको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मुझे ले जाना है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक डाइपोल बना हुआ है। तो ये देखो, पॉइंट ए जो है ना, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल, और पॉइंट बी भी क्या करता है, इज मेकिंग एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। और मुझे वर्क करना है इन ऑर्डर टू टेक दिस Q0 चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज, कौन सा चार्ज, Q0 फ्रॉम ए टू बी, वो वर्क क्या होगा, तो कि Q0 ए से बी जाना है, तो यहां पे आएगा VB माइनस VA, राइट। VB माइनस VA आ जाएगा। Q0 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है, वो क्वेश्चन में दे दिया है। सो इट इज VB माइनस VA हो जाएगा। सो देयरफॉर वर्क डन जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VA, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, VB फाइंड करेंगे, VA फाइंड करेंगे और काम खत्म करेंगे। चलो, फ्रॉम फिगर VB क्या होगा, तो अब देखो पॉइंट B जो है वो डाइपोल से थीटा जितने एंगल पे और R जितने डिस्टेंस पे है। तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला डाइपोल के पोटेंशियल का, 1/4πε0 P cos थीटा। थीटा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो डाइपोल से थीटा जितने एंगल पे है, और R इज द डिस्टेंस, तो R इज द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। एंड VA क्या होगा, वैसे ही करेंगे, 1/4πε0, ये होगा P cos थीटा, क्योंकि ये भी क्या है, थीटा जितने एंगल पे है, लेकिन डिस्टेंस इसका 2R है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2R स्क्वायर करेंगे। एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या करेंगे, यहां पे देखो VB माइनस VA करो, तो देखो 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस 1/4πε0 P cos थीटा, और यहाँ पे 2R का स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क में P cos थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, इतना क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे बचेगा 1/4। सो फाइनली व्हाट आई गॉट इज 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 3/4 होता है ना। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। सो 3/4 P cos थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके, कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, ये हो गया फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, ओके। ए से बी जाना है तो VB माइनस VA लेना है, बी से ए जाना है तो VA माइनस VB लेंगे, बस इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। एंड दैट्स ऑल, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस डाइपोल का क्या होगा, उसके रिलेटेड पॉइंट्स की डिस्कशन करनी है हमको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो लगेगा QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, -Q, तो इसके ऊपर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस क्यू ई। ओके, ये डाइपोल का सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस भी है ए। राइट, ए और ए। तो अब क्या होगा, नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या होगा बोलो। F1, तो कि वो होगा Q इंटू ई। फिर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज क्या होगा, तो वो है F2, और वो हो जाएगा माइनस क्यू ई। एंड देयरफॉर नेट फोर्स ऑन डाइपोल मुझे क्या मिलेगा, F इज नथिंग बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि QE और माइनस QE एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज हाउ द फोर्स ऑन द डाइपोल। इसका मतलब है कि डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो उस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा भाई बोलो, चलो जीरो। जीरो इज द फोर्स, इस डाइपोल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स होगा जीरो। मतलब इसकी वजह से डाइपोल ना तो आगे की तरफ मूव करेगा ना तो पीछे की तरफ मूव करेगा। चलो अब क्या करना है, टॉर्क लगेगा, तो क्या ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा क्योंकि ये कपल बन जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, उसकी वजह से इस तरफ जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यूई, और इस नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इस तरफ जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा क्यूई। वेक्टर फॉर्म में होता तो माइनस और ई वेक्टर लिखते, अभी मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल है, ऑपोजिट है और कोलिनियर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है कपल है। ये उसका ओरिजिन, डाइपोल का ओरिजिन, ये डिस्टेंस भी ए और ये भी डिस्टेंस कितना है, ए है। तो क्या करेंगे, तो कि हियर टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या होगा। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, तो देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर मैं ओरिजिन यहां पे कंसीडर करूं तो प्लस क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट पोजीशन वेक्टर इज ए, और ये हो जाएगा फोर्स। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज किया है भाई, तो कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो अपने केस में आर की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा, और फोर्स की जगह पे क्या आएगा, क्यू इंटू ई आ जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं। अगर यहां पे वेक्टर लिखूं और यहां पे भी वेक्टर लिखूं तो यहां पे माइनस साइन आएगी। तो यहां पे टॉर्क एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सो दैट इज T2 माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू। ओके, और इसका आंसर जो आएगा दैट इज टॉर्क 2 इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू ई अगेन। ओके, ये है नंबर वन, ये टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज नंबर टू, एंड देयरफॉर नेट टॉर्क
on dipole inside uniform इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो टॉर्क 1 होगा, टॉर्क 2 होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। तो नेट टॉर्क ए क्रॉस क्यूई प्लस ए क्रॉस क्यूई, एंड देयरफॉर ये जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ए क्रॉस क्यूई हो जाएगा। मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं। सो टॉर्क का वैल्यू 2 टाइम्स ए क्रॉस क्यूई को मैं ऐसे लिखूं, चलो ध्यान से देखना, Q इंटू टू ए, क्यू इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप E के साथ रखो या फिर 2a वेक्टर के साथ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो Q इंटू टू ए क्रॉस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और इसका मतलब है कि टॉर्क हो जाएगा Q इंटू टू ए होता है P, तो यहां पे आ जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? P क्रॉस E आ जाएगा। ओके, यहां पे आ जाएगा P क्रॉस E। समझ में आया कि नहीं आया भाई? P क्रॉस E। तो देखो जरा ध्यान से यहां पे कि P क्रॉस E इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। इसको चलो अब क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है प्लेस उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अभी ध्यान से समझना यहाँ पे, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। देखो लेफ्ट साइड आ जाओ। हियर टॉर्क जो है वो है P क्रॉस E, राइट? इसके ऊपर से अपने क्या बोल सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा आ गया, टॉर्क साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, तो मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि व्हेन पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट का वेक्टर जो हमेशा किस तरफ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां पे डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, और वो वेक्टर यहां पे ई वाले वेक्टर के साथ क्या कर रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इस फॉर्मूला में जो थीटा दिखता है ना, दैट थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया, तो मतलब पी इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। एंड यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर डाइपोल aligns पैरेलल टू फील्ड। और ऐसी सिचुएशन में टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा। जब डाइपोल अलाइन होगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो टॉर्क 0 हो जाएगा। और थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ यार, अपने आप सोचो जरा। आप चलो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है ना, वहां पे ये डाइपोल जो अपना ग्रीन वाला डाइपोल है ना, उसको एक डंडा मान लो। चलो ठीक है, फिर क्यू ई जगह से कोई खींच रहा है उसको,
क्यूई फोर्स से ऊपर से खींच रहा है कोई, और क्यूई फोर्स से मान लो उसको नीचे से भी कोई खींच रहा है, तो अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, डंडा रोटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये डंडा रोटेट होगा, मतलब अपना डायपोल जो है ना वो रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा भाई? तो कि वो ऐसे रोटेट होगा, ये इस तरफ रोटेट होगा और ये इस तरफ रोटेट हो जाएगा। और जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा ना, ये थीटा क्या होता जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट? रिड्यूस होता जाएगा, और रिड्यूस होते जाएगा तो थीटा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे, कौन सा फॉर्मूला भाई? तो कि ये वाला फॉर्मूला, T इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। T इज इक्वल टू पीई साइन थीटा वाले फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। और थीटा जब टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या होगा, साइन थीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, साइन थीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, और उसका मतलब यह है कि टॉर्क भी डिक्रीज होते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डायपोल जैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होना शुरू कर देगा, तो अलाइन होते 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 एंगल भी जीरो हो जाएगा, और धीरे धीरे टॉर्क रिड्यूस 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 रिड्यूस, एंड फाइनली वो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? तो यहाँ पे एक चीज मुझे यहाँ पे पता चल चुकी है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टी पैरेलल टू हो जाएगा, डायपोल अलाइंस पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा, और टॉर्क जीरो हो जाएगा। साथ साथ में हम ऐसा बोल सकते हैं, एज थीटा रिड्यूसेस sin theta reduces and torque tends to जीरो। ठीक है, टॉर्क जो है वो जीरो की तरफ जाना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर? और जैसे ही जीरो हो जाएगा थीटा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। मतलब जब भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तब उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन जब एंगल हो कोई ना कोई, तब जाके डायपोल पे क्या होता है, टॉर्क लगता है। और जब थीटा पाई बाई टू हो तो क्या होगा? ठीक है, थीटा अगर पाई बाई टू है तो क्या होगा, तो साइन थीटा साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, यू कैन सी दैट, और डायपोल अगर वर्टिकल है, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों के बीच का, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर डायपोल पे लगने वाला टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा अपने आप। हाँ, देखो, व्हेन P is perpendicular to E, theta is equal to pi by 2, and dipole aligns perpendicular to electric field, है ना? एंड देयरफॉर टॉर्क जो हो जाएगा वो Pe sin पाई बाई टू हो जाएगा, एंड देयरफॉर ये जो टॉर्क आएगा दैट इज गोइंग टू बी Pe, और ये हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम। तो समझने वाली बात है ऐसी सिंपल, कि थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से जीरो की तरफ जाएगी तो टॉर्क रिड्यूस होगा, एंड फाइनली टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और जब थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू की तरफ जाएगी तो टॉर्क जो है वो इंक्रीज होगा, एंड फाइनली टॉर्क बिकम्स Pe, और ये जो होता है वो है टॉर्क मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, चलो जल्दी मुझे बताओ। तो ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। अब वर्क डन टू रोटेट द डायपोल, अगर मुझे डायपोल को रोटेट करना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जरा देखो यहां पे।
ये डाइपोल यहाँ पे है अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ओके, उस डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की है। देखो यहाँ पे, मतलब जब भी डाइपोल के ऊपर ये फोर्स क्यू ई लगेगा और यहाँ पे जो फोर्स है वो लगेगा, तो ये दोनों फोर्स डाइपोल के ऊपर क्या करेंगे, टॉर्क लगाएंगे और डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। लेकिन हम उसको क्या करना चाहते हैं, उल्टा रोटेट करना चाहते हैं। मतलब अभी डाइपोल कौन से एंगल पे है, मान लेते हैं कि थीटा 1 जितने एंगल पे है डाइपोल अभी। अब मुझे उसको कहां पे ले जाना है, इस डाइपोल को फॉर एग्जांपल मुझे उसको कोई दूसरे एंगल पे ले जाना है। दूसरा एंगल कौन सा देखते हैं, चलिए। मान लो मुझे ऐसा कर देना है उस डाइपोल को, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द डाइपोल। तो अब ये जो एंगल है ना, थीटा 1 था, यहां पे जो एंगल है पूरा, दैट इज थीटा 2। दैट इज थीटा 2, पहला थीटा 1, बाद में जो था वो है थीटा 2, ठीक है। तो मुझे डाइपोल को क्या करना है, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है। ओके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहां पे ध्यान से समझो। अपने डेफिनेशन वर्क की क्या है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन केस ऑफ एंगुलर मोशन, work done to rotate a dipole by angle d theta, वो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, और वो होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। याद रखना, टॉर्क इंटू डी थीटा। ये लीनियर का कन्वर्जन आप एंगुलर में करो। लीनियर में फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क है। लीनियर में एफ डी एक्स था, तो यहाँ पे टॉर्क डी थीटा है। ओके, हमने अभी टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया है, और वो फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, और उसके पीछे आएगा डी थीटा। तो अब क्या करेंगे, तो कि नाउ टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन W इज गोइंग टू बी थीटा 1 से थीटा 2, यहां पे क्या आएगा, पीई साइन थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब देखो यहां पे पीई बाहर निकल गया, कांस्टेंट है इसलिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। फिर क्या हुआ, पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे थीटा 2, फिर थीटा की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे थीटा 1। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो अब लेफ्ट साइड आ जाते हैं, एंड देयरफॉर वर्क डन क्या मिलेगा, पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, सो यहां पे मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन निकाल देता हूं। माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 यानी कॉस ऑफ फाइनल एंगल, एंड कॉस थीटा 1 यानी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल। तो ये आ जाएगा वर्क डन। ये वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला हो गया। ओके, समझे कि नहीं समझे भाई, इसका फाइनल फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे। तो थीटा 1 से अगर थीटा 2 डिग्री पे अगर रोटेट करना है तो कुछ ऐसा होगा।
अब यहां पे मैं करता हूं, देखो ध्यान से। देखो, टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एंगल थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में से एंगल, ये पहले तो समझो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। तो यहां पे सीखना ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल आ जाते हैं, तब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये डाइपोल जो है वो भी अगर इस तरफ हो, प्लस प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई बोलो? हम ऐसा बोल सकते हैं कि P और E, ये P का डायरेक्शन हो गया, पैरेलल है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता, तो हम बोलेंगे कि डाइपोल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको कहां पे ले जाना है, थीटा एंगल पे लेके आना है। मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है, देखो डाइपोल है अपना ऐसा, और उसको लेके आना है ऐसी कोई जगह पे। चलो, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो मुझे क्या करना है, उसको थीटा डिग्री रोटेट करना है। ओके, सो टेकिंग थीटा वन, इनिशियल एंगल क्या था, 0 था, एंड थीटा टू जो फाइनल एंगल है उसका क्या है, थीटा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। चलो, थीटा टू कितना है, थीटा, और थीटा वन कितना है, तो के 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। अगर माइनस अंदर ले लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा वर्क डन। अगर डाइपोल को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब है, उस पोजीशन से थीटा डिग्री पे अगर आप उसको रोटेट करोगे तो आपको कुछ इतना वर्क करना पड़ेगा। फिर क्या, उसके बाद कुछ है तो क्या है, देखो ध्यान से। अब कोई पूछेगा कि डाइपोल के ऊपर करना, जो वर्क कर रहे हैं ना, वो वर्क मैक्सिमम कब होगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोलो? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन वर्क डन ऑन डाइपोल inside electric field will be maximum। तो सिंपल है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल कुछ ऐसा है, डाइपोल पहले बता देता हूं, पहले मैं डाइपोल बता देता हूं। देखो, ये है डाइपोल, ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर प्लस क्यू यहां पे है और माइनस क्यू यहां पे है तो पी वेक्टर जो होगा ना वो कुछ इस तरफ हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन से अब क्या होगा, इस ये डाइपोल पे बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रोटेट एंड मेक इट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तभी आता है जब पी की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाए। तो पी की डायरेक्शन पहले एकदम जो जो डायरेक्शन थी उसके क्या करनी है, मुझे एकदम उल्टी डायरेक्शन कर देनी है, मतलब टोटल टर्न मार देना है मुझे। तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा उसको।
तो 180 डिग्री रोटेट करने के लिए 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन डाइपोल will be maximum when it is rotated by 180 degree when it is initially anti-parallel to electric field and therefore अब ऐसा बोल सकते हैं, पहले क्या था, थीटा वन वाला एंगल क्या था 180, उसको चेंज करके मुझे फाइनली उसको लेके आना है 0 डिग्री पे। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन माइनस पीई कॉस थीटा टू यानी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा वन यानी कॉस 180 होगा। कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 180 होता है -1। ओके, सो ये हो जाएगा बेसिकली -2 PE। ओके, -2 PE। तो ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसलिए माइनस आया, और ट्वाइस पीई इज द मैक्सिमम वर्क। इसको बोल सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमम वर्क ऑन डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के अंदर उसके जो मैक्सिमम वर्क मुझे करना पड़ेगा वो मैक्सिमम वर्क कुछ इतना होगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर गाइस। समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्टली बताओ मुझे। पहले डाइपोल ऐसे था, उसको पूरा उल्टा घुमा देना है, टोटली आपको क्या कर देना है, 180 डिग्री टर्न कर देना है। तो 180 डिग्री टर्न करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, सबसे ज्यादा ताकत लगेगी, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, और यहाँ पे वर्क जो होगा दैट वर्क विल बी मैक्सिमम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन फील्ड के बारे में बात करनी है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट क्यों करते हैं, पहले ये समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा क्यूई, और इस तरफ भी फोर्स लगेगा क्यूई, और उसकी वजह से वो रोटेट होना चालू करेगा। तो शुरुआत में वो क्या था, स्टेशनरी था ऐसा मान लो। तो धीरे 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 रोटेट होना चालू करेगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब वो सेंटर पे आएगा, मतलब एंगल 0 कर देगा, ये जो है ना एंगल थीटा है पहले शुरू शुरू में, वो ऐसे ऐसे आते जाएगा, तो क्या होगा, एक टाइम तो आएगा ना एंगल 0 हो जाएगा। तो जब उसका एंगल 0 हो जाएगा तब, जब उसका एंगल 0 हो जाएगा तब वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी एंगुलर स्पीड जो होगी ना, वो एंगुलर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे डाइपोल रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू करेगा अपनी मोशन को, और धीरे धीरे फाइनली वो क्या आएगा, इस तरफ आएगा। प्लस क्यू यहाँ पे होगा, माइनस क्यू यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे जैसे वो इससे इस तरफ जाता जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक क्यूई फोर्स उसको इस तरफ लग रहा है, और क्यूई फोर्स उसको इस तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है ना, वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। मतलब वो पहले टॉर्क राइट क्लॉकवाइज लगता था, यहाँ पे वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, डाइपोल ऐसे आया आया आया, फिर आगे गया, लेकिन उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी, और फिर वो वापस आना शुरू कर देगा। तो मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे वो ऑसिलेट करता ही रहेगा। और जैसे ही ये कंटिन्यूसली उसके ऑसिलेशन चलेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करने वाला हूँ। सो लेट्स कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस।
चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफैक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या होता है? टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा? तो वो होता है पीई साइन थीटा, राइट। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। चलो टॉर्क की जगह पे क्या करेंगे, आई अल्फा लेंगे, और वो आई अल्फा इज गोइंग टू बी पीई साइन थीटा। चलो ये फोर्स उसके ऊपर इस तरह से लगेगा, ओके। अब उसके ऊपर जो आई अल्फा है, तो पहले आई को ऐसे ही रखते हैं, अल्फा को क्या लिखते हैं, देखो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहां पे क्या करेंगे, पीई साइन थीटा। अगर ये एंगल छोटा है, मतलब उसको छोटा सा रोटेशन देना है, तो क्या होगा यहां पे, तो फोर स्मॉल एंगल थीटा, ये साइन थीटा और ये थीटा सब क्या होता है, सेम होता है, और उसकी वजह से आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। कर रहा हूं माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे जैसे डाइपोल अगर मान लो ऐसे इस तरफ चला गया, फॉर एग्जांपल ये ऊपर जब होगा तब उसके ऊपर क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा ना, वो क्यू ई फोर्स उसको इस तरफ लगेगा, और वो माइनस क्यू ई पे जो फोर्स लगता है वो कुछ इस तरफ लगेगा, ओके। तो माइनस क्यू ई को इस तरफ फोर्स लगेगी, ये भी एंगल थीटा ही है, लेकिन अब जो टॉर्क लगेगा ना, वो टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस को लिख रहा हूं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस पीई अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ऐसा ही कुछ होता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही कुछ है, और इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं वेर ओमेगा स्क्वायर जो है वो है पीई अपॉन आई। इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू जिसको हम कहते हैं 2 पाई अपॉन टी, वो वैल्यू कितनी होगी, पीई अपॉन आई जितनी होगी, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई हो जाएगा। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड गाइस? ये हो गया टाइम पीरियड। अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूं, जरा लेफ्ट साइड में देखिए, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइपोल। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई पीई अपॉन आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओके।
समझ में आया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे मिलता है? सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों कैलकुलेशन मैंने डाइपोल के लिए यहाँ पे कर दी है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जल्दी से मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, एकदम जल्दी से। चलो अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। लेट अस से कि ये जो पोजीशन है ना, ये इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं। तो ये जो दो पोजीशन मुझे मिल रही है, प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए, अगर ये पोजीशन एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई? ये वाला डिस्टेंस। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ये थोड़ा सा टेढ़ा था। चलो ये एंगल है थीटा, हम जानते हैं, क्योंकि ये एंगल होता है डाइपोल मोमेंट, यानी पी इस तरफ होती है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में P और E के बीच का एंगल जो थीटा है, यहां पे नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं B, ये है C। तो ये AC जो है दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एक्स। तो अब पहले तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि देखो फ्रॉम फिगर ये डेल्टा एक्स क्या होगा, तो कि वो होगा 2a cos थीटा। चलो आपको कैसे आया वो समझ में ना आया तो उसके लिए पहले देखो फ्रॉम फिगर cos थीटा क्या होगा वो बोलो। चलो ये जो है ना, डाइपोल की लेंथ होती है 2a हमेशा, राइट? तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी डेल्टा एक्स अपॉन हाइपो यानी 2a। और यहां से मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वो है 2a cos थीटा, एंड दैट्स नंबर वन, एंड दैट्स नंबर वन। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2a cos थीटा। चलो अब क्या करेंगे यहां पे, नेक्स्ट जो करना है काम, एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अपने ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। ओके, माइनस एक्चुअली V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर वाला स्ट्रक्चर ही है। ओके, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी डेल्टा एक्स, या फिर चलो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखने में समझ में ज्यादा जल्दी से आ जाएगा आपको। हमने कल ही एक रिलेशन डिराइव किया था, मतलब कल या उसके मतलब प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले वाले लेक्चर में, कौन सा रिलेशन हमने जो डिराइव किया था वो देखते हैं। चलिए, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। और यहां से मुझे डेल्टा वी क्या मिलता है, तो कि माइनस ई डेल्टा एक्स मिलता है। दोनों साइड क्या करते हैं, क्यू लगाते हैं। दोनों साइड क्यू लगाते हैं। अब देखो क्यू इंटू डेल्टा वी क्या हो जाता है, तो कि डेल्टा यू हो जाता है। और यहां पे डेल्टा एक्स की जगह पे अपने क्या लिख देते हैं, 2a cos थीटा लिख देते हैं। कहां से लिखा ये, कि भाई फ्रॉम वन। सो डेल्टा यू जो आया
देखो वो कुछ ऐसा आ गया, Q इंटू 2a इंटू ई कॉस थीटा। तो फिर डेल्टा यू मुझे कैसा मिला, Q इंटू 2a क्या होता है भाई, P होता है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा आ गया, और माइनस पी ई कॉस थीटा यानी माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम रेफरेंस की बात करें तो अगर हम मेजोरिटी ऑफ द केस में क्या करते हैं, अपने रेफरेंस को जीरो लेते हैं। अगर अपने रेफरेंस को जीरो लेंगे तो उस रेफरेंस पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो वो मैं यहां पे दिखाता हूं, कंसिडरिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू जो हो जाएगा u माइनस u initial is going to be u, and therefore potential energy of dipole जो मुझे मिलेगा u, वो क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मुझे मिल चुका है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, पी डॉट ई आता है, और टॉर्क में क्या आता है, पी क्रॉस ई आता है। बस इतना दिमाग में रखना, बहुत ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कि कंफ्यूजन में डॉट लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और क्रॉस लिखो तो क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, परफेक्टली अंडरस्टूड। कोई क्वेरी है यहाँ पे, कोई क्वेरी है तो बताओ, चलो जल्दी से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इसके लेक्चर के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले एक चीज मुझे दिमाग में आई, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी, तो मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में जल्दी से मैं बता देता हूँ, एंड देन आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई लेक्चर गाइस। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैंने आपको ऐसा होमवर्क में दिया था, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर था वाई स्क्वायर जेड, और फिर था जेड स्क्वायर एक्स, और मुझे फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेजोरिटी ऑफ को यहाँ पे डिफरेंशिएशन में इश्यू था, तो देख लो ध्यान से, डेल वी बाई डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक्स को वेरिएबल कंसीडर करना है, और एक्स के सिवा जो भी है वो होगा क्या, कांस्टेंट। तो यहाँ पे y इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, y और z दोनों कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, z स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो मैं कुछ लिखता नहीं हूं। सो आई गॉट z स्क्वायर प्लस 2xy। फिर मुझे यहाँ पे डेल v बाई डेल z डेल y ढूंढना है, तो y इज अ वेरिएबल, रेस्ट इज कांस्टेंट, तो x स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर z इज अ कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 2y, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, और सिमिलरली डेल्टा वी बाई डेल z करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे z इज अ वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन करते जाओ, z इज अ वेरिएबल, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे x और y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। फिर y और z में z वेरिएबल है तो y स्क्वायर कांस्टेंट है तो ऐसे ही रखो, z वेरिएबल है तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यहाँ पे x को ऐसे ही रखो, z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xz हो जाएगा, राइट। तो ये इतना मुझे मिल चुका है। अब आई थिंक यहां से आगे आप कर सकते हो, ठीक है, मुझे थोड़ा सा हिंट ही देना था, बाकी सब काम आप कर सकते हो खुद, यहां से अब आगे बढ़ना और ये आप अपना आंसर कंप्लीट लेके आना, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने की बात करेंगे, ठीक है। फिर डाइपोल के साथ क्वाड्रापोल, फिर पॉइंट डाइपोल, इसके बारे में भी हम कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।